नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत की मिसाइल से पाकिस्तान में बवाल, एयरफोर्स के डिप्टी चीफ और 2 मार्शल किए बर्खास्त। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन के शरणार्थियों को पनाह देगा अमेरिका। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर क्या चाहता है भारत, यूएनएससी में साफ किया अपना रुख। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में टैक्स फ्री होते ही द कश्मीर फाइल्स की दीवानगी और बढ़ी, सोशल मीडिया पर बहस हुई तेज। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगी की नई सरकार में भी चलने लगा बुलडोजर और पार्क की जमीन खरीदकर बनाई दुकानों को कर दिया गया जमीन दोस्त। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। भारत की मिसाइल से पाकिस्तान में बवाल, एयरफोर्स के डिप्टी चीफ और 2 मार्शल किए गए बर्खास्त। जहां दोस्तों, बीते 9 मार्च को भारत की तरफ से गलती से चली मिसाइल पर पाकिस्तान में बवाल जारी है। भारत की मिसाइल से पाकिस्तान सहम गया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के डिप्टी चीफ और 2 मार्शल को बर्खास्त कर दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर ने कहा कि भारत हमारा कश्मीर हथिया लेगा। बता दें कि ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान का सियासी पारा भी बेहद गर्म है और इमरान सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने वाली है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने मिसाइल का वक्त रहते पता न लगा पाने के आरोप में एयरफोर्स डिप्टी चीफ और 2 एयर मार्शल को बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान की तरफ गलती से चले मिसाइल को लेकर सदन में उन्होंने बयान दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन के शरणार्थियों को पनाह देगा अमेरिका। जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध का आज 20वां दिन है और रूस के खिलाफ युद्ध की मार झेल रहा यूक्रेन को अब अमेरिका की तरफ से बड़ी राहत मिली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को हथियार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की मानवीय सहायता भी भेजी जाएगी और वहां के शरणार्थियों को अमेरिका में जगह दी जाएगी। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करते हुए दी है। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि यूक्रेन के पास हमलावर रूसी सेना से बचाव के लिए हथियार हों और हम यूक्रेनी लोगों की जान बचाने के लिए पैसा, भोजन और सहायता भेजेंगे। हम यूक्रेन के शरणार्थियों का खुले दिल से स्वागत करेंगे। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हम यूक्रेन में हिंसा से विस्थापित हुए लोगों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र और मानवीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए सहयोगियों और भागीदारियों के साथ करीबी सहयोग जारी रख रहे हैं कि यूक्रेन के लोग अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर क्या चाहता है भारत, यूएनएससी में साफ किया अपना रुख। जी दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को अब 9 दिन हो चुके हैं और इस जंग से दुनिया के कई देश परेशान हैं और तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां युद्ध रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि ने युद्ध को लेकर भारत का रुख एक बार फिर दुनिया के सामने रखा है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत ने अब तक कितने नागरिकों को जंग झेल रहे यूक्रेन से बाहर निकाला। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा कि भारत लगातार जंग को रोकने की बात कहता रहा है और उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी तत्काल प्रभाव से दोनों देशों के बीच सीज फायर की अपील की और कहा था कि बातचीत के अलावा किसी भी अन्य तरीके से इस मुद्दे का हल नहीं निकाला जा सकता है। भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि यूक्रेन में मानवीय हालात बिगड़ते जा रहे हैं और भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकलने का तत्काल कदम उठाया है। और आर रविंद्र ने बताया कि अब तक हमने 22,500 भारतीयों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया है और इस काम में मदद के लिए हम अपने सभी पार्टनर्स का आभार जताते हैं। बता दें कि भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। इस मिशन के तहत भारतीयों की सुरक्षित उनको निकाल लिया गया है, जिनमें ज़्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने का स्टूडेंट शामिल थे। केंद्र सरकार की ओर से भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए पोलैंड जैसी पड़ोसी देशों में अपने मंत्रियों को भेजने का काम किया था ताकि नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में टैक्स फ्री होते ही द कश्मीर फाइल्स की दीवानगी और बढ़ी, सोशल मीडिया में बहस हो गई तेज। जी हां दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया गया है और इसके बाद तो इस फिल्म को देखने के लिए लोगों में और दीवानगी बढ़ गई है। इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है और इसके
कश्मीर से 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन के दर्द की कहानी पर यह आधारित है। दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही इसे यूपी में टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही थी। इसे देखकर लोगों का रुझान भी बड़ा दिलचस्प आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर कई तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये फिल्म देखी थी और इसकी जमकर तारीफ की थी। फिल्म देखने के बाद उन्होंने लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील भी की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 में भी चलने लगा बुलडोजर। पार्क की जमीन खरीदकर बनाई गई दुकानें कर दी गई हैं जमींदोज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ कार्रवाई के कारण बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हो चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल भी दबंगों के खिलाफ एक्शन जारी है। आपको बता दें कि टीपी नगर के जगन्नाथपुरी स्थित 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो से खरीदे गए पार्क में बनाई गई अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया अवैध शराब तथा जमीन पर कब्जा करने के मामले में कार्रवाई के बाद से फरार है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 ने माफिया के अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान प्रारंभ कर दिया है और इसी क्रम में मेरठ में कार्रवाई की गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां 20 मार्च तक रद्द। डीजीपी मुकुल गोयल ने दिया ये बड़ा आदेश। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने आगामी होली त्योहार को देखते हुए अपने सभी कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार 16 और 20 मार्च के बीच कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। सभी जिला और मंडल पुलिस प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन हो। डीजीपी ने बताया कि हालांकि विशेष मामलों में कर्मियों को छुट्टी दी जा सकती है। इससे पहले डीजीपी मुकुल गोयल ने आगामी त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में सोमवार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें संवेदनशील स्थानों व मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुख्ता पुलिस प्रबंधन करते हुए मोबाइल पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने, सीसीटीवी कैमरा लगवाने तथा ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी कराने को कहा गया है। डीजीपी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कहा कि वो होलिका कमेटी, पीस कमेटी और नागरिक सुरक्षा समितियों के साथ बैठक करके समस्याओं का पता लगाएं और जिला प्रशासन के सहयोग से कम समय में उनका निराकरण कराएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। होली पर सरकार का बड़ा तोहफा, 1.65 करोड़ लोगों को फ्री मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, ऐसे उठाए फायदा। जी दोस्तों, यूपी में भाजपा की सरकार बन गई है और इसी के साथ सरकार के चुनावी वादे को पूरा करने का समय भी आ गया है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उज्ज्वला योजना के तहत होली से पहले फ्री गैस सिलेंडर देना। यूपी सरकार इस योजना के तहत होली के अवसर पर प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल सरकार होली पर पहला मुफ्त गैस सिलेंडर देने की तैयारी में है। इसके लिए खाद्य व रसद विभाग ने शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है। आपको बता दें कि इस समय प्रदेश में उज्ज्वला योजना के 1,65,00,000 लाभार्थी हैं। ऐसे में इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार पर 3,000 करोड़ का भार आएगा। गौरतलब है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली और दिवाली पर निःशुल्क सिलेंडर देने की घोषणा की थी। चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी ने होली पर इसे देने की तैयारी की है। खाद्य व रसद विभाग ने सोमवार को अपना प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिस पर मुहर लगने के बाद वित्त विभाग से बजट जारी किया जाएगा और जिलों में फ्री सिलेंडर बांटे जाएंगे। भाजपा ने ही उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देना शुरू किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई में हीट वेव का अलर्ट, उत्तर से लेकर मध्य भारत तक तापमान में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मार्च के महीने में देश भर का मौसम शुष्क बना हुआ है और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं कहीं हिस्सों में लू भी चल रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा तटीय महाराष्ट्र और पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भी तापमान बढ़ने के साथ गर्म हवाएं चलने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में निचले स्तरों पर बना हुआ है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली का मौसम पूरा दिन साफ रहेगा और यहाँ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका ने चीन को रूस की सैन्य सहायता से रोका और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रतिबंधों के खिलाफ मदद की तो भुगतना
होगा अंजाम। जी हाँ दोस्तों, रूस ने चीन से यूक्रेन आक्रमण में इस्तेमाल करने के लिए सैन्य उपकरणों का सहयोग मांगा है और इस अनुरोध ने अमेरिका और चीनी सरकारों के शीर्ष सहयोगियों के बीच रोम में सोमवार की बैठक से पहले चल रहे युद्ध को लेकर तनाव बढ़ा दिया है। साथ ही अमेरिका ने कहा है कि रूस की सैन्य सहायता करने की सूरत में उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। वार्ता से पहले व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवान ने चीन को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि वो वैश्विक प्रतिबंधों, सजा से बचने में रूस की मदद करने से बचे। उन्होंने कहा कि वो आर्थिक क्षेत्रों में रूस को आगे नहीं बढ़ने देंगे। चीन द्वारा रूस की वित्तीय मदद की पेशकश की संभावना राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए कई चिंताओं में से एक है। एक अमेरिकी अधिकारी ने संवेदनशील मामलों पर चर्चा करते हुए कहा कि हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में आगे बढ़ने के लिए सैन्य उपकरणों सहित चीन से समर्थन का अनुरोध किया था। अधिकारी ने अनुरोध के दायरे के बारे में विवरण नहीं दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन के साथ जंग में रूस की दुर्गति से डरा चीन भारत से संबंध सुधारने के लिए दे रहा है ये संकेत। जी हाँ दोस्तों, पिछले 20 दिनों में कमजोर दिखने वाली यूक्रेन ने जंग में जिस तरह बाहुबली रूस की दुर्गति कर रखी है, उससे अब विस्तारवादी चीन की अक्ल भी ठिकाने आने लगी है और अब वो अपने शक्तिशाली पड़ोसी भारत से भिड़ने के बजाय लगातार नरमी भरे संदेश भेज रहा है। उसकी ये नरमी ड्रैगन के स्कॉलर्स की बातों में भी झलक रही है। चीन की छिंगहुआ यूनिवर्सिटी के नेशनल पॉलिसी रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर ने सीमा विवाद पर भारत के रुख की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि 15वें दौर की बातचीत में दोनों पक्ष कदम दर कदम विश्वास बहाल कर रहे हैं और ऐसा करके वह अगले चरण की बातचीत में विवाद के निपटारे के लिए न्यायपूर्ण और समुचित हल का आधार तय कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सीमा के पश्चिमी सेक्टर में दोनों देशों के हजारों सैनिक आमने सामने हैं। ऐसे में जंग से बचने के लिए दोनों पक्ष अधिक परिपक्वता और संयम बरत रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जंग के मैदान में दुश्मनों पर टूटेगा कहर, सबसे घातक हथियार बनाने की तैयारी में है भारत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के आह्वान के अगले दिन खबर आई कि 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान एमका के प्रोटोटाइप डिजाइन और मॉडल के लिए सीसीए की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्योंकि 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए बाहर से खरीदने की बजाय भारत खुद अपना एमका तैयार कर रहा है और ये जानकारी खुद रक्षा राज्य मंत्री ने लिखित सवाल के जवाब में संसद के पटल पर रखी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद में अक्षय चीन और पीओके के लिए प्रतीकात्मक बजट पेश हो, बीजेपी सांसद का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के सांसद जामयांग न्यामग्याल ने सोमवार को कहा कि संसद में जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करने के साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अक्षय चीन के लिए प्रतीकात्मक बजट लाया जाना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट और वित्त वर्ष 21-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर को जन्नत बनाने और जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। लद्दाख से लोकसभा सदस्य ने विपक्षी सदस्यों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का बजट हिंदुस्तान की संसद में क्यों पेश हो रहा है। अगर जम्मू कश्मीर का बजट भारत की संसद में नहीं आएगा तो फिर क्या पाकिस्तान की संसद में आएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार अभी नहीं है और इसीलिए वहां के बजट पर यहां चर्चा हो रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सबसे पहले इस वादे को पूरा करेगी योगी सरकार, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए है बड़ी खबर। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में भाजपा के 255 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल करने के बाद सहयोगी दल में अपना दल के 12 और निषाद पार्टी के 6 प्रत्याशी चुनाव जीत गए। अब जल्द ही योगी 2.0 सरकार का गठन हो जाएगा और ये तो जीत हार के आंकड़े हो गए। अब आपके काम की बात कर लेते हैं। यूँ तो भाजपा ने चुनाव से पहले कई वादे किए हैं, लेकिन इनमें एक वादा ऐसा है जो सरकार बनने से पहले ही पूरा करना होगा। वो है होली पर गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा। योगी आदित्यनाथ ने हर रैली में इसका जिक्र किया था। अब 18-19 मार्च को होली है और इससे पहले ही लोगों को इस मुफ्त सिलेंडर की जरूरत होगी, जबकि योगी आदित्यनाथ 21 मार्च तक शपथ ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे में शपथ ग्रहण से पहले ही योगी को अपना ये वादा पूरा करना होगा। इसके अलावा भी भाजपा ने कई चुनावी वादे किए थे। किसानों, युवाओं, महिलाओं, कामगारों से लेकर हर वर्ग तक फायदा पहुंचाने की बात कही थी। जी हां दोस्तों, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के भीतर कराया जाएगा।
प्रदेश में किसानों के लिए 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना शुरू की जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ घोषणा पत्र के अनुसार 4,000 नए फसल विशिष्ट FPO स्थापित करके प्रत्येक FPO को 18 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। और कई सारे बड़े ऐलान किसानों के लिए किए गए थे योगी सरकार द्वारा। इसी के साथ युवाओं को और छात्रों को, शिक्षकों को कहा गया था कि हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सभी सरकारी रिक्तियों को भरा जाएगा। 2 करोड़ टैबलेट, लैपटॉप युवाओं को मुफ्त दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। सरकारी खेल प्रशिक्षण अकादमी में खिलाड़ियों को मुफ्त टिकट उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों तमाम बड़े वादे युवाओं, छात्रों से भी किए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में भाजपा ने फिर रचा इतिहास, जनता जनार्दन को धन्यवाद देने आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, बनारस में भाजपा ने तमाम अटकलों को खारिज करते हुए फिर से इतिहास रचा है। जिले की 8 विधानसभा सीट पर भाजपा व अपना दल प्रत्याशियों ने विजय का परचम लहराया है। काशी की जनता जनार्दन ने क्लीन स्वीप के जरिए अपने सांसद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत का तोहफा दिया है। और इस बाबत पार्टी स्तर पर जहां सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है, वहीं जिला प्रशासन भी अब PM की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लेकर जमीन पर कार्रवाई भी शुरू करनी है। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो प्रदेश में सरकार गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस दौरा प्रस्तावित हो सकता है। और इस दौरान जनता से संवाद कर PM मोदी काशी में भाजपा के अभूतपूर्व प्रदर्शन पर यहां की जनता जनार्दन को धन्यवाद दे सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन संकट के चलते तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगी सरकार, संसद में दिया भरोसा। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दुनिया के कई मुल्कों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत में भी इसकी आशंका बनी हुई है। हालांकि सरकार ने आम ग्राहकों को पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत दिलाने के सभी उपाय करने का भरोसा दिलाया है। और इस मसले पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने सोमवार को संसद में भरोसा दिया है कि यूक्रेन संकट के चलते तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार उचित कदम उठाएगी। यह बयान दर्शाता है कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार राष्ट्रीय स्टॉक से तेल जारी कर सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब 12 से 14 साल के बच्चों को लगाई जाएगी कोविड वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। केंद्र सरकार 12 से 14 साल के बच्चों के लिए इसी सप्ताह 16 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि 12 से 14 साल के बच्चों को 18 मार्च से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसके अलावा 60 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोग बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खतरे में पाकिस्तान के PM इमरान खान की कुर्सी, खत्म हो सकता है सफर, अविश्वास प्रस्ताव पर होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान का संयुक्त विपक्ष प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिसके बाद से उनकी कुर्सी पर तलवार लटक रही है। इमरान खान के लिए अगले 24 से 48 घंटे काफी अहम होने वाले हैं। और इस प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही साफ हो जाएगा कि इमरान का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। सरकार के 4 सहयोगी दल जल्द ही अपना फैसला सुना सकते हैं। वहीं इन सहयोगी दलों का फैसला ही तय करेगा कि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे या फिर नहीं। अगर ये सभी विपक्ष के साथ जाने का फैसला लेते हैं तो इमरान खान का प्रधानमंत्री का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुलह के बाद चौथी बार होगी रूस यूक्रेन में बातचीत, अमेरिका का आरोप, बौखला गए हैं पुतिन। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच जंग का 19वां दिन है और दोनों देशों के बीच सुलह का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। और इस बीच खबर है कि रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत आज हो सकती है। और इस बीच रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले और भी ज़्यादा तेज कर दिए गए हैं। यूक्रेन के 24 शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। इनमें से 9 में तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ रूस लगातार बम बरसाए जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बौखला गए हैं पुतिन, ऐसा अमेरिका ने कहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने राष्ट्रपति पुतिन पर बड़ा आरोप लगाया। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि पुतिन को लगा था कि वो यूक्रेन को 2 दिन में अपने कब्जे में कर लेगा, लेकिन उन्हें 2 सप्ताह से ज़्यादा समय हो चुका है। युद्ध का नतीजा नहीं निकल रहा है। वहीं सैन्य रणनीति पूरी तरह विफल हो जाने के कारण
पुतिन बौखला गए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चौथे दौर की बातचीत होनी है और इससे पहले दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल 3 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन युद्ध रोकने के लिए दोनों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में चौथे दौर की बातचीत के दौरान दोनों के बीच आम सहमति बनने पर जोर होगा। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दी चेतावनी, नो फ्लाई जोन घोषित करें नहीं तो नाटो तक पहुंच जाएगी रूस की मिसाइलें। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो नेताओं से अपने देश पर नो फ्लाई जोन स्थापित करने के अपने आह्वान को दोहराया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ये केवल समय की बात है कि रूसी मिसाइलें भी गठबंधन के क्षेत्रों पर गिरेंगी। रविवार रात को राष्ट्रपति का यह आह्वान लवीव पर दिन में पहले हमला करने के बाद आया, जबकि यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी की गोलीबारी में 35 लोग मारे गए और 134 अन्य लोग घायल हो गए।